आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। कामयाब जवान प्रोग्राम से वजीर आजम इमरान खान खिताब करने पहुंच चुके हैं। की पहचान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज उस्मान डार आपको मुबारक देता हूं। आपने टाइम लिया, पूरी तरह होमवर्क किया और फिर आज जो आपने कामयाब जवान का जो पहला फेज़ जो आज आप अनाउंस कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए मुबारक देता हूं कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है मेरिट। मैं आज आप सबको, हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर यहाँ इस हॉल में है, मैं आपसे पहले ये प्रोग्राम आपके सामने लाने से पहले दो तीन आपसे बातें करूंगा। सबसे पहले मेरिट। देखें, दुनिया में वो कौमें आगे बढ़ती हैं जिनमें मेरिट का सिस्टम बेहतर होता है। मुसलमानों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उसके बाद मुसलमान ऊपर जाते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मुसलमान थे तकरीबन 1000 साल तक, लेकिन वो फिर नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई। तो इलामा इकबाल और उनसे पहले शाह वलीउल्लाह, उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि ये क्यों मुसलमान नीचे गए और मगरिब आगे निकल गई, तो उन्होंने कहा कि मगरिब के अंदर, यूरोप के अंदर जमहूरियत आ गई और मुसलमान एक जमहूरी कल्चर जो मदीना की रियासत थी उससे बादशाहत की तरफ चले गए। और बादशाहत में मेरिट नहीं होती, ये याद रखें, बादशाहत में मेरिट नहीं होती। औरंगजेब, जब औरंगजेब इस दुनिया से गया तो हिंदुस्तान का जो मुगल इंडिया का जो जीडीपी था वो 24% था दुनिया का जीडीपी, यानी क्वार्टर दुनिया की जो सारी सबसे ज्यादा जिधर दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। और हुआ क्या, इतनी बड़ी मुगल सल्तनत जो 180 साल तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम, बल्कि दुनिया की सुपर पावर थी, वो क्यों नीचे चली गई? क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा उसका सक्सेसर नहीं आया, उसका बेटा नहीं आया जिसमें वो कुव्वत थी कि इतना बड़ा सल्तनत को संभाले। मेरिट नहीं थी। अगर उसके बाद जमहूरियत होती तो एक लीडरशिप मेरिट के ऊपर आती, खून के ऊपर ना आती। तो कहां 180 साल 6 मुगल बादशाह रहे, 180 साल सिर्फ 6 मुगल बादशाह थे, एक से बेहतर बादशाह आता रहा। लेकिन औरंगजेब के बाद तकरीबन 17 साल में 6 बादशाह आ गए। किसी में भी वो ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी सल्तनत संभाले, क्योंकि मेरिट नहीं थी, खून था, खून के ऊपर सिलेक्शन थी। और वही था उस्मानिया सल्तनत जो भी दुनिया की सुपर पावर थी। सुलेमान के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं आया जिसमें वो सलाहियतें थी कि इतनी बड़ा मुगल ऑटोमन एम्पायर को संभाल सकता। तो मगरिब कैसे आगे चलेगी? वहां जमहूरियत आ गई। जमहूरियत पे खून पे सिलेक्शन नहीं थी, मेरिट पे थी। और जितनी अच्छी जमहूरियत उतनी ज्यादा मेरिट। तो मेरिट एक सबसे अहम चीज होती है एक कौम के ऊपर आने पे।
जब कायद आज़म जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे कहा अपनी जो उन्होंने तकरीर की जब पाकिस्तान जब बना और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तकरीर की तो उन्होंने कहा दो चीज़ें याद रखना, सिफारिशी जॉबरी जो उन्होंने कहा इस कल्चर को ना मेरिट को लेके आना, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि करप्शन से बचना। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अगर आज हमारे हालात बुरे हैं तो यही दो चीज़ें नहीं थी पाकिस्तान में, ना मेरिट थी और ना हम करप्शन को रोक सके। और इंशाल्लाह जब ये मुल्क ठीक होगा और जो हो रहा है तो ये दो चीज़ें सबसे आगे आएंगी, मेरिटोक्रेसी और दूसरा हम करप्शन के ऊपर जो काबू पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आप सब पाकिस्तान की फ्यूचर हैं। आपके लिए ये मैं कामयाब जवान की जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रखने से पहले आपके लिए मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से जो मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी ये बातें याद रखना। ये मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा है कि देखिए इंसान वो बड़े काम करके जाता है और उसका नाम होता है दुनिया में, वो नहीं होता जिसमें अल्लाह ने अक्ल ज़्यादा दी हो, जिसमें तालीम ज़्यादा हो, जो बड़े पैसे के घर में पैदा हो। वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसकी ख्वाब बड़ी होती है। इसलिए आप सबके लिए, या ख्वातीन हैं या नौजवान हैं, सबके लिए आपके कि याद रखना, बड़ी ख्वाब, बड़ी सोच बड़ी रखना। और बड़ी सोच हमेशा एक इंसान से निकल के होती है। बड़ा इंसान वो होता है जो अपने से बाहर निकला आता है, जो अपनी जात से बाहर निकला आता है। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े अमीर लोग आए, कोई आज दुनिया एक अमीर आदमी को याद रखती है? कोई आपको याद है अमीर आदमी आज है, जैसी वो मरता उसके बच्चे ही उसको भूल जाते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़ें। इंसान, उसको दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। इसलिए जिसको ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो एक 100 ग्रेटेस्ट मैन की जो एक किताब है, उसमें नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें कुरान में कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी क्या, ये बार बार अगर आपने बड़ा इंसान बनना है, नौजवानों, अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो उनकी जिंदगी को बार बार पढ़ो, समझो वो क्या है, कैसे, क्या चीज थी उनमें, क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल के रख दी। एक सुनो सुनो सुनो, सुने, अभी नारे नहीं मारने। मैं आप सबके लिए, मैं हमेशा के लिए, आपने ये चीजें याद रखनी है। देखें, अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा, उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे, हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे, और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं, या और जो स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये
उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकते। अब सुने, अच्छा अब मैं आपको एक मिनट, अभी नहीं, बस। अच्छा जी, अब सुने, बस सुने। अच्छा, अब मैं आपको अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, ये तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूं मैं क्यों कहता हूं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है, मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई, सुन लो ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी, पर्शियन एम्पायर, वो कुत्सिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। तो क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूं, ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा। और फिर हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा? मदीना की रियासत पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई, पहले दिन से जद्दोजहद शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए। पहले दिन वो चेंज नहीं था। जो तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता आती है, इंसान बदलते हैं, माइंडसेट बदलता है। वो भी लोग, मदीना के लोग, वो भी उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला। अजीम कौम बनता है
कोई आके एक स्विच ऑन नहीं हो जाता कि एकदम तब्दीली आ जाती है। ज़हनों में पहले तब्दीली आती है, फिर ज़मीन पे तब्दीली आती है। तो नौजवानों, आपके लिए कि बड़ी सोच रखना और अपने सबसे बड़े अजीम इंसान को अगर आप उनको जब रोल मॉडल बनाएंगे, उन्होंने जिस तरह मदीना की रियासत में सारे इंसानों को उठा दिया। आप अगर एक और भी स्टडी करें, क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, एक चीज़ ज़रूर स्टडी करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल बाद मोरक्को से लेके तो मुसलमान हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पहुंच गए। कोई उनके पास लेटेस्ट कोई नए हथियार नहीं थे। मसलन मंगोलियन चंगेज़ खान ने भी तो दुनिया में बड़ी तेज़ी से फतह किया था, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास कमान आ गई थी, वो जो ज़्यादा दूर तीर मारती थी बाकी दुनिया के, और फिर उनका डिसिप्लिन आ गया, उनकी टैक्टिक्स थी। और फिर जब अंग्रेज़ भी उन्होंने जब फतह किया या हिंदुस्तान, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास तोपें मॉडर्न थी, उनके पास जो बंदूकें थी वो मॉडर्न आ गई थी, टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई थी। लेकिन मुसलमानों के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। जो वो एकदम मोरक्को से लेके और सारी दुनिया में छा गए, और फिर तहजीब उनकी छा गई। जब मंगोलियंस ने फतह किया तो 100 साल के बाद तो वो ख़त्म ही हो गए, मंगोलिया में भी थोड़े से रह गए। ये तो एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन बन गया। तो उन्होंने जो समझने की बात है कि वो इंसान बदल दिए, छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। हज़रत बिलाल जो गुलाम थे, उन्होंने 2 दफ़ा जनरल बन के फ़ौजों को लीड किया, तो गुलामों को भी जनरल्स बना दिया उन्होंने। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए समझनी है कि ये जो हम इंसान, ये जो पाकिस्तान, और मेरे में कभी कोई शक नहीं कि ये इंशाल्लाह एक बड़ी अजीम कौम बनेगी, कभी कोई शक नहीं है इसमें हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने एक सच्चाई की तरफ जाना है। ये याद रखें कि उनसे जब पूछा किसी ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक चीज़ बताओ एक नबी, कि मैं एक आदमी आया ना, कहता मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया है, अब मेरी उम्र का होगा, कहता मैं अब अपनी आदतें नहीं बदल सकता, तो आप बताएं नबी, एक मैं चीज़ कर लूँ मुसलमान होने के लिए, एक कौन सी वो क्वालिटी होगी? उन्होंने कहा सच बोला करो। तो जो सच्चाई है, ये सच की पावर ना भूलें, ये आपको इज्जत देगी दुनिया में। सच्चे इंसान की इज्जत होती है। जो सच्चाई है, ये हमने अपनी कौम ने सच्चाई की तरफ जाना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। मैं तो अब जब से मैं 14 महीने हो गए, मैं जब देखता हूँ डिपार्टमेंट्स का, तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? टैक्सी लोग जिन देते हैं, वो ताजरों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने CN से ही नहीं, हमने टैक्स ही नहीं देना। भी टैक्स नहीं देना तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें तालीम भी चाहिए, हमें साफ पीने का पानी भी, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी, लेकिन टैक्स नहीं देना हमने। ये हमें ज़हन बदलना पड़ेगा। एक खुददार कौम अपने पैर पे खड़ी होती है, भीख मांग के कर्जे लेके कौम नहीं बनती। फिर अब हो क्या रहा है यहाँ? अब जब मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ क्या किस तरह की हमें चीज़ों का सामना करना पड़ता। अब सिगरेट जो बेच रहे हैं, सिर्फ 2 कंपनियां 98% टैक्स देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बनते हैं वो 2% टैक्स देते हैं। टैक्स ही नहीं देते। जो ईमानदार है, ईमानदारी के ऊपर टैक्स लग जाता है, जो 2 नंबरी है वो बड़ा नफ़े कमाता है। तो देखिए, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलेगा, मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। मैं अभी आप सबको बताऊँ, क्योंकि मैंने भी पूरी मदीना की रियासत स्टडी किया, तो उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ लेके आए थे, इसलिए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में अगर हमने खुददार कौम बनना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। हम टैक्स के बगैर नहीं बन सकते। यानी और अल्लाह ने इस कौम को इतना कुछ दिया है,
अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने दिया कितना इस कौम को। मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था कि अल्लाह ने इसको क्या क्या चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। तो नौजवानों, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बड़ी सोच रखनी है, और ये जो आप कर्जे अभी आपको दिए जाएंगे, अपनी छोटी सोच ना रखना। यानी ये बड़ी बात है कि आप कर्जे में आप सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी से, और हमेशा जो ज़हन बड़ा ही सोच रखता है वही बड़ा बनता है। अच्छा जी, उस्मान की अब मैं पहली चीज़ जो आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ वो ये कि हमने 100 अरब रुपए के कर्जे रखे हैं, जिसमें से ये नौजवानों के लिए हैं, और जिसमें से 25 अरब सिर्फ ख्वातीन के लिए स्पेसिफिकली होंगे। इनमें से अब सुनते जाएं जरा, जो सूद के बगैर 1 लाख तक कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर, और ये 45 डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे कमजोर तबके होंगे उनके लिए कर्जे दिए जाएंगे लाख से नीचे। दूसरे कंसेशनरी यानी कंसेशन पे कर्जे दिए जाएंगे, वो 1 लाख से 5 लाख तक होंगे, और जो तीसरा टियर है वहां 5 लाख से 50 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे, और ये सब मेरिट के ऊपर होगा। हमारा टारगेट होगा कि 10 लाख नौजवानों को हम कर्जे दिए, 10 लाख नौजवानों को इंशाअल्लाह, और वो उनको मौका मिलेगा अपनी बिजनेसेस सेटअप करने का, और जितना अच्छा आइडिया होगा आप देखेंगे, क्योंकि मेरिट पे कर्जे मिलेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ये मैं आपको गारंटी करता हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले उस्मान को कहा कि कोई इसलिए नहीं कि ये तहरीक इंसाफ का नौजवान है इसको कर्जे दे दो, सारों को हमने देना है मेरिट के ऊपर। हम वैसे फजल रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गए। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। और मैं इसके ऊपर मजीद और बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, दूसरा स्किल एजुकेशन। हमारे पास यूथ है, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से जो स्किल्स हैं, जो अब ज़माना आगे जा रहा है, आईटी से अब चला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये एक नया दौर आ रहा है। इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उनके स्किल्स के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए हमने फैसला किया कि 10 अरब रुपया हम स्किल एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, जिसमें हमने 100 स्मार्ट टेक्निकल लेबोरेटरी बनाएंगे डिस्टेंस लर्निंग के लिए। हम 1 लाख नौजवानों को टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, ये जो मैंने आपको अभी बताया। और अप्रेंटिसशिप 25,000 को हम इंडस्ट्री के साथ नौजवानों को लगा देंगे ताकि वो हुनर सीखें। और फिर सुनो, और फिर हमने 500 स्किल्स लेबोरेटरी हमने मदरसों के अंदर फैसला किया बनाने के लिए। देखिए,
ये पहली हुकूमत आई है, नौजवान जरा सुने 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 सुने, ये पहली हुकूमत आई है जिसने फैसला किया है, और यहाँ अपने एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद को मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने फैसला किया है कि मदरसों के बच्चों को हमने अपना बच्चा समझना है। हमने इनको दीनी तालीम के अलावा साइंस भी पढ़ानी है। हमने इनको वो टेक्नोलॉजीज देनी है ताकि ये जो मर्जी बनना चाहे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जनरल्स, जजेस, जो भी बनना चाहे। और ये हमने बड़ी मदरसों के उलमा से हमने बड़ी मुलाकातें की, डिस्कशंस किया, और उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमारी कोशिश है कि मदरसों के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम में ले आएँ, अंग्रेज़ी भी पढ़ा दें। लेकिन जो 3 सिस्टम चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदरसे, इसको कोशिश करें कि एक ही सिस्टम सारे पाकिस्तान के अंदर आए। उसके बाद हमने फैसला किया कि 2000 टीचर्स को हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग देंगे, बाहर से ट्रेन करके आके, ताकि हमारे नौजवानों को वो स्किल एजुकेशन दें। अच्छा जी, तीसरे जो उस्मान डार ने अभी बात की थी कि हमने एक फैसला किया क्रिएशन ऑफ अ नेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन, यानी सारे पाकिस्तान के लिए एक यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाने लगे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, अब तो फाटा और KPA की बन चुका है। सारे पाकिस्तान के लिए एक फाउंडेशन बनाएंगे जिधर सब हमारे जो नौजवान हैं वो इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ सकें, रोज़गार किधर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ किधर हैं, आगे मुल्क किधर जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर उन्हें स्किल्स चाहिए, ये पूरा इंटरेक्शन होगा। और ये एक ऐसी इंशाल्लाह फाउंडेशन बन रही है जिसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक कोई यूथ के लिए इस तरह की फाउंडेशन नहीं थी। और मैं इंशाल्लाह ये जब अब प्रोग्राम शुरू होगा, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फॉलो किया जाएगा, मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। और आगे अभी सुने 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 बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोटा रखा जाए। मैं फिर से अपने कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये बार बार कह बैठा हूँ कि हमारे जो रोल मॉडल हैं उनको रहमतुल आलमीन कहते थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहते थे। हमारा जो रब है वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा और बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमने अपनी अक़लियतों से जो हमें जिस तरह का उनको वो यानी जिस तरह के बराबर के शहरी रखना चाहिए था, मुझे कई दफ़ा मायूसी होती है, हम उस पर नहीं उतरते। लेकिन इंशाल्लाह जो नया पाकिस्तान है वहाँ बराबर के शहरी बनेंगे और इंशाल्लाह हर जगह हमारी अक़लियतों को हम पूरे जो हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे इंसानों के अंदर। तो आप इसमें बेफिक्र रहें। अच्छा जी, आगे एक मिनट, आगे मेरे 3 प्रोग्राम हमारे आने वाले हैं आगे। ठीक, माजूरों का तो है, स्पेशल लोगों का। अच्छा जी, आखिर में हमारे जो आने वाले 3 प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं जिनके ऊपर तैयारी हो रही है। एक है ग्रीन यूथ मूवमेंट, जो हमने पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का फैसला किया, एक साफ और हरा पाकिस्तान। उसके अंदर हमने अपने नौजवानों के लिए हर जगह हम अब आपकी मेंबरशिप करेंगे जब भी हमारे ये प्रोग्राम होंगे। और हमने आपको पता है कि 10
अरब दरख्त उगाने हैं हमने अगले 5 सालों में इस मुल्क को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए, तो उसमें हम पूरा आपको शामिल करेंगे। और फिर है स्टार्टअप पाकिस्तान, कि जो भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं नौजवानों के, जो जिसके लिए उनको कर्जे चाहिए, स्टार्टअप्स जिसे कहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, ताकि हम यूथ के लिए अपनी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए प्रोग्राम हो। और फिर आखिर में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमने इंडस्ट्री से बात कर चुके हैं, तो यूथ के लिए हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए अंदर इंटर्नशिप करवाएंगे। अब आखिरी चीज़ अपनी ये बात ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपने सब याद रखनी है। आप कितना ज़िंदगी में ऊपर जाएंगे, नंबर 1 आपकी ख्वाब कितनी बड़ी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। और दूसरी चीज़ कि ज़िंदगी में आप कितना ऊपर जाएंगे वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप अपने बुरे वक्त, जो मुश्किल वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, उसका कैसे सामना करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में ऊंच भी देखी है और बहुत नीच भी देखी हुई है, हार जीत देखी हुई है। स्पोर्ट्स आपको एक चीज़ सिखाती है, चैंपियन स्पोर्ट्समैन वो होता है जो जीत को संभालता नहीं है। जीत तो सारे, जब जीतते हैं तो सारे ही आपके दोस्त बन जाते हैं। जब आप जीतते हैं तो जो आपके दुश्मन है वो भी तालियां बजानी शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप जब हारते हैं तो आपके घर वाले भी मुंह उधर कर लेते हैं। जब मैं अपनी टीम को बताया करता था, मैं टीम को, क्योंकि मेरी जब नए नए खिलाड़ी आते थे ना हमारी टीम में, तो मैं उनको बताता था कि जब हम हारते हैं ना, तो 2-3 मैंने उनको बताया कि नंबर 1 तो अगले दिन के अखबार ना पढ़ो, क्योंकि एक तो आप ग्राउंड पे फेंटा लगाना है तो खा के आए हो, और अगले दिन अखबार में ज़रूर पढ़ना है कि कितनी बुरी तरह आपको मार पड़ी थी, तो अखबार ना पढ़ा करो। दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी शादी पे ना जाया करो, क्योंकि एक अजीब सी चीज़ है कि आपके रिश्तेदारों को ज़्यादा खुशी होती है जब आपको फेंटा पड़ता है, इसलिए किसी शादी में ना जाया करो। लेकिन ये अब सुने, जो चैंपियन होता है ना, चैंपियन हार से डिमोरलाइज नहीं हो जाता, दिल नहीं छोड़ देता। चैंपियन हार से सीखता है। हार आपको सिखाती है, जो आपको बुरा वक्त सिखाता है वो जीत आपको नहीं सिखाती। बुरा वक्त आपको मौका देता है कि मैंने क्या गलतियां की, इनको कैसे मैंने ठीक करना है। और आप कितना ऊपर जाएंगे, जितना आप बेहतर अपनी गलतियों का जायजा ले सकेंगे, गलतियां दूर करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। ये है साइकिल दुनिया का। तो जब मुश्किल वक्त आता है, ये समझें कि ये आपके लिए बेहतरी के लिए आया है, क्योंकि ये आपको सिखाता है, ये आपको बताता है कि क्या गलतियां आपकी। तो जो भी एक स्ट्रगल जानता है, जब, और जो स्पोर्ट्स हैं ये सिखाती है आपको एक चीज़ है, स्ट्रगल। और जो स्ट्रगल करना सीख जाता है वो आखिर में उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब हार उसको हरा नहीं सकती। इंशाल्लाह ये जो हम बुरे वक्त से गुजरे, ये मेरी, जब से मैं कहता हूं कि मेरी सारी ज़िंदगी ऊंच नीच है, लेकिन ये मेरे जो 12 महीने थे सबसे मुश्किल थे। सबसे मुश्किल क्यों थे? क्योंकि एक मुल्क हमें दिया गया जिसका दिवालिया निकला हुआ था। और दिवालिया एक चीज़ का नहीं, सिर्फ जो इदारा उठाए उसका दिवालिया निकला हुआ था। ये हमारे लिए एक साल सबसे मुश्किल वक्त गुजरा है। लेकिन मैं आपके सामने आज खड़ा होकर कह रहा हूं कि आपका, इस मुल्क का, अल्लाह में मुझे पूरा ईमान है,
अच्छा वक्त शुरू होने वाला है आपका इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने पैगाम दिया कि ये 12 महीने बहुत मुश्किल थे, लेकिन आज यहाँ वसूख से खड़े होकर कह सकता हूँ कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। उन्होंने पैगाम दिया नौजवानों को कि चैंपियन हार से दिल बर्दाश्त नहीं होता।